तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। UPPCL जो प्रीवियस ईयर का जो भी 2021 में UPPCL TG2 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम सिलेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें सभी क्वेश्चन हम लिए हैं आज का। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अंत में पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, तुल्यकालिक मशीन में यानी सिंक्रोनस मशीन में यदि कोऑर्डिनेट कोण यानी कोऑर्डिनेट एंगल रो हो तो अंतराल गुणांक पिच फैक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट एंगल है तो ऐसे कोऑर्डिनेट एंगल अल्फा होता है, तो अल्फा न देके क्या दिया है, रो दिया है, तो पिच फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर जिसे हम KP से डिनोट करते हैं, तो KP बराबर होता है प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग, प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा के प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बलों का अंकगणित योग। ठीक है दोस्तों, यह होता है इसका, या KP बराबर 2E cos रो बाई 2 बटा के 2E होता है। तो 2E से कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, KP बराबर यानी पिच फैक्टर बराबर cos रो बाई 2। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाता है। तो आप आंसर यहीं आ जाएगा। आंसर आप देख लीजिए, पहला दिया है tan रो बाई 2 नहीं होगा, दूसरा sin रो बाई 2 नहीं होगा, तीसरा cos रो नहीं होगा, चौथा आपका है cos रो बाई 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, या पिच फैक्टर नॉर्मली होता है cos अल्फा बाई 2, जहाँ अल्फा कोऑर्डिनेट एंगल होता है, तो उसके जगह रो दे दिया है, तो हो जाएगा cos रो बाई 2। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणांक यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर अभिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन डॉट 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 होती है। क्या होता है, विरूपण होता है। तो विरूपण मतलब क्रॉस मैग्नेटाइज होता है दोस्तों। दूसरा है पूर्णतः चुंबकीय, तो पूर्णतः चुंबकीय, या तीसरा पूर्णतः विचुंबकीय, चौथा है अंशतः व्यावर्ती और अंशतः विचुंबकीय। ठीक है, तो पूर्णतः चुंबकीय मतलब होता है मैग्नेटाइज, और पूर्णतः विचुंबकीय यानी डीमैग्नेटाइज, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्टरनेटर में यूनिटी शक्ति गुणांक पर जो आर्मेचर अभिक्रिया होती है दोस्तों, यह होती है विरूपण यानी क्रॉस मैग्नेटाइज होता है ना। यूनिटी पावर फैक्टर पर याद रखेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन हम अल्टरनेटर में विरूपण यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विरूपण यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो बात करें जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे क्या होता है, तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे जो होता है डीमैग्नेटाइज होता है ना, डीमैग्नेटाइज होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पर क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर पे लीडिंग पे दोस्तों हो जाएगा मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो यह सब आप बात अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे यूनिटी पूछा है, तो यूनिटी पे विरूपण हो जाएगा यानी क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्न में से कौन अग्नि नलिका यानी फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जल नलिका यानी वाटर ट्यूब बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे फायर ट्यूब बॉयलर होता है, देखिए बॉयलर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर, है ना। तो हम लोग जो भी
थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादातर हम वाटर ट्यूब बॉयलर प्रयोग करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब कि बीच में हमारा वाटर रहेगा और इसके चारों तरफ हमारा एक फायर रहेगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, जब फायर इसमें आग लगेगा तो इसमें हीट जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि हम जब पानी को उबालते हैं तो हीट जनरेट होता है, तो उसमें वाष्प बनता है, तो वाष्प वही सुपर हीटर में जाता है। सुपर हीटर के बाद कहाँ जाता है, टरबाइन पे गिर जाता है, तो उससे हमारा टरबाइन रोटेट करती है और हमें जनरेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अल्टरनेटर के द्वारा। तो बेसिकली हम वाटर ट्यूब बॉयलर प्रयोग करते हैं। तो उसका जो एक लाभ होता है, तो उसमें लाभ क्या होता है, पहला होता है दोस्तों दक्षता अधिक होती है। पहला दक्षता उसकी हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा है निरीक्षण आसान हो जाता है, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है, दक्षता अधिक हो जाती है, निरीक्षण आसान हो जाता है और अशुद्धियों को दूर करना आसान हो जाता है। और बात करें जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना आसान हो जाता है। एक बात और दोस्तों, जो भी आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें हम जो जल प्रयोग करते हैं वह क्षारीय जल प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी 7 pH से ऊपर, 7 से 9 pH तक हम जल को प्रयोग करते हैं। उसमें अम्लीय हम जल बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे, उससे हमारा बॉयलर खराब हो सकता है। तो दोस्तों फायर जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है तो उसमें पहला क्या, दक्षता अधिक हो जाती है, निरीक्षण आसान हो जाता है और शुद्धियों को दूर करना आसान हो जाता है। लेकिन तीसरा गलत बोल रहा है, तीसरा निर्माण और डिजाइन आसान है जबकि यह कठिन होता है, ठीक है। इसका जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसका निर्माण और डिजाइन जो है कठिन होता है, तो यही गलत दिया है, ठीक है। बाकी ये तीनों वाटर ट्यूब बॉयलर के जो लाभ होता है वह है आपका अशुद्धियों को दूर करना आसान होता है, निरीक्षण आसान होता है, दक्षता भी अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जैसा बताए हैं बॉयलर दो प्रकार का होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है और एक हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है तो यह होता है जो बॉयलर रेल इंजन वगैरह होता है उसका फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है यह बैककॉक बॉयलर होता है, विलकॉक्स बॉयलर होता है, स्टार्लिंग बॉयलर होता है, ये सब होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, बंद कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा ... और नीचे के कुंडलियों भुजा ... संख्या में होते हैं। तो किस में होते हैं, सम विषम में होते हैं, सम सम में होते हैं, विषम सम में होते हैं, विषम विषम में होते हैं। तो दोस्तों जो बंद कुंडलियों वाली कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक मशीनों में, जो कम्यूटेटर मशीनों में जो शीर्ष कुंडली की भुजा यानी ऊपर वाली जो भुजा होती है वह विषम होती है, ठीक है, विषम होती है और नीचे कुंडली वाले की भुजा जो होती है सम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सम विषम सम कहाँ दिया है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विषम हो जाएगा सम हो जाएगा, ऊपर वाली भुजा विषम और नीचे कुंडली वाली भुजा सम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें कम्यूटेटर का कार्य जो है दोस्तों, जनरेटर में दीष्टकारी की तरह डीसी मोटर में इन्वर्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। माने कम्यूटेटर का पार्ट डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में चेंज करना होता है तथा डीसी मोटर में डीसी को एसी में चेंज करना होता है, ठीक है। और जो दिक् परिवर्तक होता है यानी कम्यूटेटर जो होता है दोस्तों, यह हार्ड ड्रान कॉपर से बना होता है, ठीक है, हार्ड ड्रान कॉपर से बना होता है और इसके बीच में तो माइका का इंसुलेटर लेयर लगा होता है, ठीक है, जो उसका लेयर का मोटाई होता है 0.8 mm होता है, ठीक है। तो यह आपका कम्यूटेटर से रिलेटेड आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है, निम्न में से किस पैरामीटर का मान अर्ध तरंग हाफ वे रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के समान होता है। तो किसका होता है, शिखर प्रतीक बोलता यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, निर्गत आवृत्ति, डायोड की संख्या, अधिकतम दक्षता।
तो दोस्तों देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या तो अलग अलग होती है, क्योंकि हाफ वेव में एक डायोड प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में जो है 4 डायोड प्रयोग किया जाता है ना। 4 डायोड जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जो PIV होता है वह समान होता है। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जो PIV होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के 2 गुना होता है, लेकिन जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो जो हाफ वेव का PIV होता है वह VM होता है, और ब्रिज का भी आपका PIV बराबर VM होता है, लेकिन जो फुल वेव होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का जो PIV होता है 2VM होता है। ठीक है, 2VM होता है, इसको आप याद रखेंगे। बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड प्रयोग किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड प्रयोग किया जाता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, तुल्यकाली संधारित्र डॉट 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 होता है। एक अनुत्तेजित तुल्यकारी मोटर, एक अउत्तेजित तुल्यकारी मोटर, एक सामान्य उत्तेजित तुल्यकारी मोटर, एक अति उत्तेजित तुल्यकारी मोटर होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तुल्यकारी कंडेंसर होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन अगला है, एक ज्यावक्रीय वोल्टा को E बराबर 50 साइन 200 पाई टी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, आवृत्ति की गणना करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है। ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है E बराबर 50 साइन 200 पाई इंटू टी दिया है। ठीक है, तो ओमेगा की जगह जैसे नॉर्मल होता है E बराबर VM साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ओमेगा की जगह 200 पाई टी दे दिया है, 200 पाई दे दिया है, तो टी को भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर 200 पाई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हम बताए हैं कितना होता है, 2 पाई f होता है। तो 200 पाई हो जाएगा, यानी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा, 200/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा फाइनली 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 50 हर्ट्ज, दूसरा 150, तीसरा 200, चौथा दिया है 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम तुलना कर देंगे, उससे हम निकाल लेंगे, क्योंकि यह ओमेगा टी बराबर दे दिया है यहाँ पे 200 पाई टी दिया है, तो टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f होता है, तो इसका तुलना कर लेंगे, बराबर 200 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, f बराबर 100 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकारी मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का पहचान करें। जो अनुत्तेजित मतलब अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है, उसमें जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से गलत कथन की पहचान करें। तो पहला दिया है एकल कला आपूर्ति यानी सिंगल फेज सप्लाई से प्रचालित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सिंगल फेज सिंक्रोनस अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वह एकल कला से यानी सिंगल फेज से सप्लाई से प्रचालित होता है। दूसरा, यह स्वप्रवर्तक होता है, यानी यह सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, तो यह भी सही है।
क्योंकि सिंगल फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तीसरा नियत गति पर चलता है, तो यह भी सही है, ऑप्शन सी। चौथा दिया है यह स्वप्रवर्तक नहीं होता है, यानी यह सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह गलत बोल रहा है, स्वप्रवर्तक नहीं होता है, यह गलत है, यह स्वप्रवर्तक होता है। ठीक है, तो बात करें जो अनएक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर जो सिग्नलिंग वगैरह में हम यूज करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर होती है। हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग हम टेप रिकॉर्डिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग सामान्यतः निर्धार के मोटरों में किया जाता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से लेके 20 HP तक की मोटरों में किया जाता है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 10 HP से कम, दूसरा 15 HP तक के, तीसरा है 15 HP से 20 HP तक, दूसरा है 20 HP से अधिक। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 5 HP से लेके 20 HP तक हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसको लिमिट करने के लिए? करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, वह 5 से 7 गुना करंट लेती है। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बात करें 3 HP से 5 HP तक के लिए हम डुअल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं 5 HP से 20 HP अब देखे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। वहीं 20 HP से अगर अधिक हो गया तो उसके लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन लाइन में रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। एक बार आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब भूल जाता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखने के बाद अगर रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, DC श्रेणी मोटर का प्रयोग चालन हेतु नहीं किया जाना चाहिए। इसमें विद्युत लोकोमोटिव में, इसमें तो किया जाता है, ट्रॉली में, तीसरा अपकेंद्री पंप में, चौथा क्रेन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अपकेंद्री पंप होता है उसमें DC शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी DC शंट मोटर नहीं, इसमें अपना इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और DC श्रेणी मोटर में, बाकी लोकोमोटिव में करते हैं, ट्रॉली में, क्रेन में होते हैं। DC श्रेणी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत अधिक होता है, इसको बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये सब बात याद रख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यह गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक DC जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैप कुंडलन है जो 6 चालक प्रति स्लॉट के साथ 72 स्लॉट में रखा गया है। आर्मेचर के लिए आवश्यक न्यूनतम दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर बार्स की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए, जो कम्यूटेटर बार होता है वह आपका होता है स्लॉट इंटू कंडक्टर बटा आपका लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लेयर कितना दे दिया है? 2 दिया है, और 6 चालक प्रति स्लॉट है और 72 स्लॉट में रखा गया है। तो कम्यूटेटर बार बराबर हो जाएगा 72 इंटू यानी 72 इंटू 6 बटा के 2 यानी 2 लेयर है, तो इसी को हम काट लेंगे। 2 3 6 हो जाएगा, और 72 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 7 3 30 यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 216 कम्यूटेटर बार्स की संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से किसका प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है? पहला ढलवा लोहे का, तो इसका बिल्कुल किया जाता है। जैसे डार्क फॉस्फेट का, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है।
तांबा इस्पात का, इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी आपका ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है, जैसे दार स्टील यानी इसे बोलते हैं GI गैल्वेनाइज्ड आयरन, और तांबा कापर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों भू इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो भू इलेक्ट्रोड का जो होता है दोस्तों, वह धारा को क्या करता है, भूमि में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो अर्थ पॉइंट से हम किसी भी उसको कनेक्ट कर देते हैं, मेटल से कनेक्ट कर देते हैं जो मोटर वगैरह है, तो क्या करता है, जब उसमें मोटर में हमारा लीक करंट करता है तो डायरेक्ट भू इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट हमारी ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो भू इलेक्ट्रोड का बेसिकली यही कार्य होता है कि अवांछित धारा जो होती है यानी लीकेज करंट होती है, उसको भू में भेजना यानी भूमि में भेजना होता है। ठीक है, जिससे क्या हमें बिंदु धारा से हम बच सके और मशीन की भी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है? तो उसे क्या कहते हैं? बैक पिच कहते हैं। ठीक है, फ्रंट पिच कहते हैं, परिणामी पिच कहते हैं, कम्यूटेटर अंतराल कहते हैं, दिक परिवर्तक अंतराल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम बैक पिच कहते हैं। ठीक है, जो आर्मेचर चालक के संदर्भ में जो मापी जाने वाली दूरी होती है उसे हम बैक पिच कहते हैं। ठीक है, तो बैक पिच जो दोस्तों होता है, देखिए वाई भी क्या होता है, बैक पिच कम्यूटेटर के पीछे की ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जो कम्यूटेटर होता है उसके पीछे की ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी होती है, बैक पिच होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं फ्रंट पिच क्या होता है, यानी वाई एफ क्या होता है, तो दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी साइड के बीच की दूरी जो होती है वह आपका वाई एफ यानी फ्रंट पिच होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको बैक पिच और फ्रंट पिच दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें। ठीक है, प्रेरकत्व की हमें गणना करना है, जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बहती है। ठीक है, जो 0.4 वाट का शक्ति प्रवाह दर्शाता है ना। तो आपको बताना है, प्रेरकत्व की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए आई दे दिया है, आई कितना है, 0.2 एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बह रही है, यानी DI/dt प्रति सेकंड से दर से बह रही कितना, 0.4 एम्पियर पर सेकंड बह रही है। ठीक है, और P का मान कितना दिया है, पावर का मान दे दिया है 0.4 वाट दे दिया है। तो इतना हमारा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, हाफ LI²। ठीक है, V बराबर हाफ LI² यह होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा dV/dt हो जाएगा। ठीक है, P बराबर dV/dt, तो d/dt बराबर V का मान रख देंगे हाफ LI², ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, d/dt है तो इसे हम अवकलन कर लेंगे, I को हम अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हाफ गुणे I² है तो 2I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2LI हो जाएगा इंटू DI/dt हो जाएगा। ठीक है, इंटू DI/dt हो जाएगा। तो बराबर P के है, तो इसका मान रख देंगे P का। तो P का यहाँ मान क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P बराबर हाफ इंटू 2
इंटू एल इंटू आई डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो पी का मान रख देंगे, पी का मान 0.4 है, हाफ हाफ रहेगा, यानी इससे इससे काट सकते हैं। तो ये दो से कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू एल का मान ज्ञात ही करना है हमें, और आई का मान दे दिया है 0.2, और डी आई बाई डी टी का मान है 0.4 है। ठीक है, 0.4 है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 0.4 बटा के 0.2 इंटू 0.4। ठीक है, तो 0.4 से 0.4 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या एल बराबर क्या हो जाएगा आपको 5 हेनरी हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल बराबर 5 हेनरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे एक बार रिपीटेट करिएगा, अपने से करने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, दोस्तों बताना चाहेंगे यह भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम, जो छोटे यूट्यूबर हैं बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज की वीडियो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आज का जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। जो भी 2021 में आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो भी जो डिफ़िकल्ट पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको उठा के लेकर आए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप फॉरवर्ड करने का काम करिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमारे भाई बंधु को लाभ मिल सके। तो इसको चलिए सोल्व कर लेते हैं हम। दिया है एक त्रिकला 4 ध्रुव यानी 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम पर 4800 वाट विकसित करता है, 4800 वाट विकसित करता है। ठीक है, यदि स्टेटर हानि 320 वाट है तो स्टेटर इनपुट ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको स्टेटर इनपुट ज्ञात करना है, यानी कि पी स्टेटर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे P बराबर दे दिया है 4 पोल। ठीक है, F बराबर दे दिया है 50 हर्ट्ज। उसके बाद क्या दिया है, NR दे दिया है, जो प्रेरण मोटर रोटर जो दिया है, रोटर RPM दे दिया है 1440 RPM दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें NS पहले ज्ञात कर लेंगे, NS ज्ञात कर लेंगे तब स्लिप हमें मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद स्लिप हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद और क्या दे दिया है हमें, PM दे दिया है। ठीक है ना, PM दे दिया है। PM का मतलब ग्रास आउटपुट पावर होता है। ठीक है, ग्रास आउटपुट पावर होता है। तो PM कितना है, PM है 4800 वाट है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे PM जो है 4800 वाट है, और जो स्टेटर हानि है वो कितना है, जो स्टेटर हानि है वह 320 है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटर हानि 320 है, और PM दे दिया है यहाँ पे, और P दे दिया है, F दे दिया है, यहाँ पे NR दे दिया है, और ये सब दे दिया है। उसके बाद PG का मीन ज्ञात करना है। तो PG क्या है, तो PG दोस्तों एयर गैप पावर होता है, जो एयर गैप पावर होता है तो इसको भी हमें निकालना है। तो पहले चलिए NS का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए NS बराबर 120 F बटा P। ठीक है, यहाँ से 120, F का मान 50 और P का मान 4, 4 3 12, 5 3 15, यानी NS का मान कितना आ गया हमारा 1500 RPM आ गया। ठीक है दोस्तों, जब 1500 RPM हो गया तो हम जानते हैं प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है, या बस स्लिप का मान कितना होता है, प्रतिशत नहीं बस स्लिप का मान कितना होता है, NS माइनस NR बटा NS। ठीक है, तो मान रख देंगे। NS का मान अभी निकाले हैं 1500, और NR का मान दिया है 1440, देख सकते हैं, बटा के NS 1500 हो जाएगा। तो 1500 में 1440 जाएगा, बचेगा 60, 60 बटे 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे प्रतिशत में करेंगे तो गुणा ऊपर 100 कर देंगे, कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी 4% स्लिप आ गया
है ना। यानी हमारा NS आ गया कितना 1500 और अभी स्लिप निकाले हैं कितना 4% आ गया। ठीक है, तो दोस्तों एक फार्मूला हम जानते हैं PM बराबर PG 1 - S होता है। ठीक है, PM बराबर PG 1 - S होता है, या फिर हम PG बराबर क्या लिख सकते हैं PM बटा के 1 - S लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए PM जैसा कि हम बताए हैं, PM दे दिया है, PM का मान होता है ग्रॉस आउटपुट पावर, तो ग्रॉस आउटपुट पावर आपका दिया है 4800। ठीक है, यहाँ पे PM बराबर दे दिया है 4800 बटा के 1 - S, यानी 1 - 4% को हटाएंगे तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जो PG बराबर हो जाएगा 4800 बटा के 0.96 हो जाएगा, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 5000 वाट आ जाएगा। ठीक है, यानी PG बराबर कितना आ जाएगा 5000 वाट आ जाएगा। तो PG बराबर 5000 वाट आ गया। ठीक है, तो P स्टेटर जो स्टेटर निकालना है, P स्टेटर बराबर PG प्लस स्टेटर लॉस होता है, स्टेटर लॉस होता है ना। तो मान रख देते हैं P स्टेटर बराबर क्या हो जाएगा PG का मान अभी निकाले हैं 5000 वाट प्लस स्टेटर लॉस कितना है हमारा 320 वाट, 320 वाट है। तो यह आपका P स्टेटर बराबर हो जाएगा 5320 क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका 5320 वाट आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, 5320 वाट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर अपने से करने का प्रयास करिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन C हो जाएगा, 5320 वाट हो जाएगा स्टेटर इनपुट। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम। गुच्छित चालक के उप परिपथ एक दूसरे से डॉट 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 दूरी द्वारा वियुक्त होते हैं। ठीक है, तो गुच्छित जो चालक होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं दोस्तों बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर के उप चालक होते हैं, तो एक दूसरे से वह दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वियुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वह बंडल जो कंडक्टर के जो चालक होते हैं वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वियुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, निम्न में विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है। तो चलिए यूनिवर्सल मोटर के उत्कृष्ट विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर की पहला क्या 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो वैसे भी सभी लगभग मशीनें 50 हर्ट्ज पे काम करती है। दूसरा है DC आपूर्ति पर उत्कृष्ट निष्पादन देता है, तो यह भी। तीसरा है सभी भार पर मंद गति देता है, नहीं। चौथा है उच्चतम आउटपुट किलोवाट पर ग्राम अनुपात। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट जो विशेषता होती है वह उच्चतम आउटपुट पर किलोवाट पर केजी अनुपात होती है ना। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करें जो यूनिवर्सल मोटर होती है, तो यूनिवर्सल मोटर दोस्तों AC व DC दोनों पे कार्य करती है ना। AC और DC दोनों पे कार्य करती है। ठीक है, तो यह जो मोटर होती है वह एक प्रकार की DC श्रेणी मोटर के समान या DC श्रेणी मोटर होती है। ठीक है, DC श्रेणी मोटर या सीरीज मोटर होती है। इसकी बात करें, इसका जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम ड्रिल मशीन में, मिक्सर में, ठीक है, सिलाई मशीन में, तो यह सब में हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा,
निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी का कारण नहीं बनता है? क्षेत्र धारा में कमी, आर्मेचर अभिक्रिया, आर्मेचर प्रतिघात, चौथा है आर्मेचर प्रतिरोध। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है निम्न कारकों में से कौन किसी डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी का कारण नहीं बनता है? तो क्षेत्र धारा में कमी, तो यह कारण बनता है बिल्कुल। आर्मेचर अभिक्रिया, तो आर्मेचर अभिक्रिया भी होती है। आर्मेचर प्रतिरोध, यह भी कारण बनता है, लेकिन आर्मेचर जो प्रतिघात होता है यह कारण नहीं बनता है। ठीक है, तो आर्मेचर प्रतिघात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Eg बराबर हम जानते हैं V प्लस IA RA होता है, तो RA भी कारण होता है, IA भी कारण होता है और V भी कारण होता है, लेकिन आर्मेचर जो प्रतिघात होता है यह कारण नहीं होता है। तो इसको हम जैसे V बराबर क्या लिख सकते हैं, Eg माइनस IA RA, तो यही जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, ऐसे होता है डीसी शंट मोटर का। तो IA RA यहाँ पे ए ड्रॉप हो जाता है, तो ये सब बाकी तीनों होते हैं, लेकिन आर्मेचर प्रतिघात इसमें टर्मिनल वोल्टेज जो है आर्मेचर प्रतिघात के कारण कम नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, यदि डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ाया जाए तो गति में कमी का प्राथमिक कारण डॉट 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 होगा। पथ से EMF में कमी, इसके अभिभाव में वृद्धि, ब्रश ड्राफ्ट में वृद्धि, आर्मेचर धारा में वृद्धि। तो दोस्तों मेनली जो होता है आपका पथ से माने बैक EMF में जो कमी आ जाता है उसी के कारण, जैसे डीसी शंट मोटर में जब भार बढ़ाएंगे तो गति में कमी आ जाएगी, क्योंकि EB बराबर NP/Z/60A होता है। तो जब EMF बैक EMF में कमी आएगी तो EB जो है समानुपाती N के होता है, तो इधर कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ स्पीड भी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पथ से EMF में कमी के कारण गति में कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, एक डीसी श्रेणी मोटर के लिए यदि टर्मिनल वोल्टेज V और पथ से EMF EB है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों जो अधिकतम शक्ति जो होती है, अधिकतम शक्ति की स्थिति EB बराबर होता है V/2 होता है। ठीक है, हम पिछली कक्षाओं में डिस्कशन पिछली जो लेक्चर लिए हैं उसमें डिस्कशन करा चुके हैं। तो जो अधिकतम शक्ति की स्थिति होती है वह बैक EMF बराबर V/2 होता है ना, इसको आप याद रख लेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, कुंडली में यदि कुंडली विस्तृत यानी कॉइल स्पेन पोल पिच के बराबर हो तो इसे कहा जाता है। तो दोस्तों वाइंडिंग में अगर कॉइल स्पेन बराबर पोल स्पेन इक्वल हो जाएगा तो उसे हम पूर्ण अंतराल कुंडली बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फुल पिच की बात करें तो फुल पिच में कॉइल में जो होता है 180 इलेक्ट्रिकल विस्थापन होता है, और शॉर्ट पिच में क्या होता है 180 के कम होता है, और ओवर पिच में क्या होता है 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कॉइल स्पेन और पोल पिच के जो बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण अंतराल कुंडली कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा, 0.5 मीटर लंबा एक चालक 30 मीटर पर सेकेंड वेग से 2T घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संचालित है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने पर चालक में प्रेरित वोल्टेज की गणना करें। ठीक है, चालक में प्रेरित वोल्टेज की गणना करना है, यानी हमें E का मान निकालना है, वोल्टेज की गणना करना है। तो दोस्तों क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए V दे दिया है 30 यानी 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, और B दिया है फ्लक्स डेंसिटी जो दिया है 2T दे दिया है। ठीक है, यहाँ L दे दिया है कितना आपका 0.5 मीटर दे दिया है। ठीक है, और थीटा लंबवत है, तो लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तो मान रख देते हैं, E हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर BLV साइन थीटा। ठीक है, मान रख देंगे
इसमें बी का मान 2 है इंटू एल का मान कितना है 0.5 है इंटू वी का मान कितना है 30 है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसको जब हम तीनों को गुणा करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 15, दूसरा 0, तीसरा 120, तीसरा चौथा 31 दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई बराबर 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप याद कर लेंगे, BLV साइन थीटा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है। तो पहला है निम्न लागत होता है, ये गलत बोला है। दूसरा शहर का बेहतर दिखाई देना, ये सही है। तीसरा सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप, ये भी सही है। चौथा जनता के लिए अधिक सुरक्षा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हमारा भूमिगत अंडरग्राउंड वायरिंग होती है या केबल होती है, तो उसका लागत जो होता है बहुत उच्च होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है उसका लागत मूल्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये गलत बोला है, निम्न लागत होता है जबकि उच्च लागत होना चाहिए। ठीक है, तो यही एक वैध लाभ नहीं होगा इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए 30 किलोमीटर लंबे भूमिगत तार का एक विद्युत रोधन प्रतिरोध 60 यानी 6 मेगा ओम है। अन्य चीज़ों समान है, अन्य चीज़ें जो भी है समान है, तो 15 किलोमीटर लंबे तार का विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। देखिए L1 दे दिया है 30 किलोमीटर दिया है, L2 दे दिया है कितना 15 किलोमीटर यहाँ पे। उसके बाद R1 दे दिया है 6 मेगा ओम दिया है, R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, R2 का मान जो है ज्ञात करना रहता है। तो दोस्तों केबल में क्या होता है, एक बात ध्यान रखेंगे, जो केबल में जो विद्युत रोधन का जो प्रतिरोध होता है R बराबर रो बटा 2 पाई L log E R2 बटे R1 होता है। ठीक है, अर्थात R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L होता है, यह बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है R समानुपाती L के होता है, लेकिन ये जहाँ भी बात हो गया तार भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल का विद्युत रोधन वाली बात हो गई, तो वहाँ पे जो है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर L2 बटे L1। ठीक है ना, यह हो जाएगा। तो R1 का मान क्या है, R1 का मान हमारा दिया है 6 मेगा ओम बटा R2 का मान ज्ञात करना है। L2 का मान कितना है 15 है और L1 का मान कितना है 30 है। तो काट लेंगे हम यहाँ से, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 क्या हो जाएगा मेगा ओम हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप इजीली से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L होता है। तो जब हम ऊपर R1 लेंगे R1 बटे R2, तो इसके ठीक अपोजिट L2 बाई L1 लेंगे। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो यहाँ R1 का मान निकाल दीजिएगा, R2 निकालना ही है। L2 का मान दिया है 15, L1 का मान दे दिया है 30, तो R2 बराबर हो जाएगा 12 मेगा ओम, है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम UPPCL TG2 जो प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम पूछा हुआ है, साथ ही साथ DMRC LMRC जो बिहार PCL, इसके साथ ही जो ITI का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें हम स्पेशल क्लास करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और अपने सारे दोस्त फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।